अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब हम 2018 का मैट्रिक फिजिक्स का सही है ना एमसीक्यू का पेपर सॉल्व कर रहे। इस ईयर में भी 19 एमसीक्यू आई थी और पहली एमसीक्यू जो मेरे पास है पेपर उसमें है द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर विल बी। ये अभी 2019 के पेपर में आ गई थी और इसका आंसर था वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब रिपीट होना शुरू। एमसीक्यू नंबर 2 है ऑप्टिकल फाइबर इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ। तो इन्होंने एमसीक्यू नंबर 2 में ऑप्शन दिए हुए हमें पोलराइजेशन, दूसरा ऑप्शन दिया है हमें, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी दिया हुआ है रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन से मुराद है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस से मुराद है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो फाइबर की लाइनें हैं, समझ में आ गई बात। जब से ये टेलीफोन हमारा डिजिटल हुआ है तो ये फाइबर की जो लाइन है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ऐसे ही बता दिया है। उसकी वजह क्या है कि ये टॉपिक अब था नहीं, कट गया है, लेकिन फिर भी आप एहतियातन, ऐसा ना हो कि कोई धोखे में एमसीक्यू लगा दे, फिर आप क्या चिल्लाते फिरेंगे। बस अब कर लीजिए। एमसीक्यू नंबर 3 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरीज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, चार्ज, एनर्जी। आंसर एनर्जी, सही है ना। क्यों? वेव की डेफिनेशन ही यही है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड वेव। सही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती है, ये एनर्जी को कैरी करती है। कोई भी वेव एनर्जी को कैरी करती है। मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल है साउंड वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल है लाइट वेव्स। सही है। लाइट वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम जरूरी नहीं है, लेकिन साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है। इसलिए सूरज में जो हाइड्रोजन बॉम्ब फट रहे हैं फ्यूजन प्रोसेस के नतीजे में, न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन हो रहा है, उसकी आवाज जमीन तक नहीं आती क्योंकि जमीन और सूरज के बीच में वैक्यूम है, लेकिन सूरज की रोशनी जमीन तक आ जाती है, वैक्यूम को क्रॉस कर जाती है। तो अभी मॉडल पेपर में था ना कि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, साउंड वेव्स डैश में से ट्रैवल नहीं कर सकती, वैक्यूम में से नहीं कर सकती। ठीक है। वरना अगर सही ना जमीन और सूरज के बीच में वैक्यूम ना हो तो इतने ज्यादा सही है ना हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे सन के अंदर के रुए जमीन पर पहाड़ भी जो है ना अपनी जगह छोड़ दे, साउंड के इफेक्ट से खाली। ये कुदरत का अजीम निजाम है। ठीक है। और ये आई और ये एयर, ये दोनों रिसीवर है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिसीवर है और ये मैकेनिकल वेव का रिसीवर है। साउंड वेव मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। सही है ना। गैमा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, सीक्वेंस से सुनते जाइए, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। बिल्कुल सीक्वेंस से मैंने आपको बताया ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और सब किससे ट्रैवल करती हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। अगर वो पूछ ले गैमा की रफ्तार क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेजर की रफ्तार क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेजर भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है। क्यों? वो विजिबल का रेड कलर है, विजिबल में वेवगाइड है, वेवगाइड का रेड है। सही है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से। चलिए खैर, मेरे पास यहां पर 4th एमसीक्यूज है। कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड, कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड फेरेड कहलाता है। इसने कहा कूलम पर वोल्ट
वोल्ट को V से शो करा है, ठीक है, और कूलम को C से। ये चार्ज का यूनिट है, ये वोल्टेज का यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का। इससे क्वांटिटी बनाइए। ये किसका यूनिट है? चार्ज का। चार्ज को Q से शो करते हैं। और ये किसका यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस का या वोल्ट का, इसको V से शो करते हैं। तो Q अपॉन V असल में C के बराबर होता है। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करने वाली डिवाइस है, और उसको क्या होता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। और जब पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, जब प्रोपोर्शनल के साइन को आप इक्वल से चेंज करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, और वो कांस्टेंट आपका C है। और C, ये वाला C कूलम को शो कर रहा है, और ये C जो है कैपेसिटेंस को शो कर रहा है। और कैपेसिटेंस का यूनिट होता है असल में कूलम पर वोल्ट। तो ये Q अपॉन V हो गया, और इसका यूनिट क्या है? कूलम, और इसका यूनिट क्या है? वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट को क्या कहते हैं? फैरेड कहते हैं। क्या कहते हैं? फैरेड कहते हैं। समझ में आ गई बात? और फैरेड किसका यूनिट है? C का यूनिट है। C क्या है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटर की कैपेसिटी है, ठीक है। अब हम MCQ नंबर 5 देखेंगे। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वाज डिस्कवर्ड बाय, इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए, न्यूटन, फैराडे, ऑरेस्टेड, फ्लेमिंग। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो रिलेशन है वो ऑरेस्टेड ने डिस्कवर करा है। तो ऑप्शन C आंसर है इसका। नेक्स्ट है, ये निकालने का तरीका मैं बता रहा था। अब हमारे पास नेक्स्ट MCQ है 6। द इमिशन ऑफ रेज फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, A और N करके लिखा है, केमिकल प्रोसेस, एटॉमिक प्रोसेस, रेडियो एक्टिविटी, एटॉमिक डिस्पर्जन। रेडियो एक्टिविटी कहता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस से जो रेडिएशन इमिट होती है, इनविजिबल रेडिएशन, वो एक डैश प्रोसेस है, उसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन यही है, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट। तो आंसर है रेडियो एक्टिविटी। MCQ नंबर है 7। कह रहा है माइक्रो कूलम डैश कूलम के बराबर है। कह रहा है 1 माइक्रो, मजाक कर दिया ना इसने, 1 माइक्रो कूलम डैश कूलम के बराबर है G। कह रहा है यहां क्वेश्चन मार्क, डैश कॉलम के बराबर है। बदतमीजी कर दी। माइक्रो का मतलब ही क्या होता है? 10 की पावर -6। कह रहा है हामिद का नाम क्या था, और ऑप्शन में दे रहा है हामिद, माजिद, साजिद, खालिद। तो हामिद ही नाम है। माइक्रो का मतलब ही 10 की पावर -6 है। कूलम वैसे ही लिखा हुआ है, ये मिसिंग है, और वो 10 की पावर -6 है। ये मैंने मॉडल पेपर के अंदर भी कराया, और ऐसी एक MCQ हर दफा टकराएगी। लेजर इज बिलोंग्स टू न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स। लेजर, ये गलत MCQ टिक हो गई है पास पेपर में। मेरे पास जो पास पेपर उसमें तो टिक ही नहीं हुई, उसमें इन्होंने लिख दिया एटॉमिक फिजिक्स। बेसिकली लेजर है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ऑप्शन है इसका सॉलिड स्टेट फिजिक्स। रूबी लेजर एक कंपाउंड से हासिल की जाती है जिसे एल्यूमिना कहते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। रूबी, याकूत जो कहलाता है, Al2O3, ठीक है। इन यूरेनियम आइसोटोप, यूरेनियम का आइसोटोप दिया हुआ है 92, ये एटॉमिक नंबर है, और यहां मास नंबर है 238। इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कह रहा है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते A - Z से। A मास नंबर है और Z एटॉमिक नंबर है। मास नंबर यहां लिखते हैं, ये A को शो कर रहा है, और एटॉमिक नंबर यहां लिखते हैं, ये Z को शो कर रहा है। तो इसका मतलब है इसमें से इसको माइनस कर दिएगा, क्योंकि कोई और MCQs भी आ सकती है इसके लिए। तो 8 में से 2 गया 6,
और 1 इधर कैरी है, 13 में से 9 गया 4 और यहाँ बचा 1, तो आंसर है 146। और इस ऑप्शन में 92 था, 146, 238 और 330, तो 146 आंसर है। नेक्स्ट है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड इज सेम एज, ये बड़ी अच्छी एमसीक्यू है और ये क्या है, 10वीं है, 10th। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड कह रहा है ये किसके इक्वल है, यानी इज सेम एज ऑप्शन ए में न्यूटन इंटू सेकेंड इसी के इक्वल है, ऑप्शन बी में न्यूटन पर सेकेंड इसके इक्वल लेंगे, ऑप्शन सी में न्यूटन इंटू मीटर, ये तो जूल के इक्वल होता है, ये इसके इक्वल लेंगे, और ऑप्शन डी में न्यूटन पर मीटर, ये भाई इसके इक्वल है। कहने लगे कैसे, मैंने कहा हर यूनिट को खोल दो और उसे सिंप्लीफाई कर लो जो इसके बराबर बन जाए। सबको पता होना चाहिए न्यूटन में क्या छुपा हुआ है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन की जगह आ गया और ये सेकंड ये रहा, तो 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल, तो ये आ गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, इसके बराबर बन गया, इसलिए आंसर। बाकी नहीं बनेगा, इसको जब दायरे एक बन गए तो बाकी नहीं बनेंगे, आप चेक कर लीजिएगा सबको इसी तरीके से। नेक्स्ट है, अगर ये नहीं बनता तो मैं इसको खोलता, ये नहीं बनता तो इसको खोलता, और फिर ये भी नहीं बनता तो इसको डायरेक्ट टिक कर देता, क्योंकि दायरे पे चौथा तो होगा ही होगा। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, तो मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन होगा फोर्स। एमसीक्यू नंबर 12 है, 25 न्यूटन फोर्स एक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस, इट्स वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। ये मॉडल पेपर में आई है, जो मॉडल पेपर की वीडियोस में यही दिया हुआ है, उन्होंने यहीं से कट पेस्ट करी है 2018 के पेपर से। 25 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस में लग रही है तो वाई कंपोनेंट क्या होगा, 0। अगर 25 न्यूटन की फोर्स वाई एक्सिस में लगती तो एक्स कंपोनेंट क्या होता, 0। ये घुमाता रहेगा ऐसे ही। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज सेड टू बी इन, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसका मतलब है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब कहते हैं इक्विलिब्रियम तो बड़ा सा लिख देते हैं A0, एक्सेलरेशन 0। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो मस्ट है कि वो इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम की दो ही टाइप है, स्टैटिक और डायनामिक। अगर कोई चीज रेस्ट में तो भी एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब है तब भी वो इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम की दो ही टाइप है, एक डायनामिक और एक स्टैटिक। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब भी एक्सेलरेशन 0 है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब भी उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0। अगर वो रेस्ट में तो इक्विलिब्रियम क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे इस एमसीक्यू नंबर 13 के अंदर। पहला था न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की टाइप दो ही थी, डायनामिक और स्टैटिक, इन्हीं में टिक करना था। और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम 3 होती हैं, वो न्यूट्रल, स्टेबल और अनस्टेबल। तो ये तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम थी, तो डायनामिक को क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जिक्र कर चुका था। एमसीक्यू नंबर 14, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश वॉट। वो जो अभी करा था 2019 के पेपर में, वो दोबारा लग गया, लेकिन अब के 550 आंसर नहीं है क्योंकि आगे वॉट लिख दिया है। तो कह रहा है 1 HP किसके इक्वल है, डैश वॉट के। तो हमें ये याद हो गया, ये बार बार आएगी, 746 वॉट। और 550 फीट पाउंड पर सेकंड के इक्वल होता है।
द रेट ऑफ वर्क डूइंग इज कॉल्ड पावर। अभी पिछली वीडियो के अंदर मैंने सारे रेट बयान करे, ठीक है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। एमसीक्यू नंबर 16 है, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए मूवेबल पुली इज। ये भी काफी 10 ईयर में आया है। तो मैकेनिकल एडवांटेज मूवेबल पुली का क्या होता है? 2। अब ये कट चुका है, मशीन का चैप्टर है बुनियादी तौर पर, लेकिन फिर भी एमसीक्यू नंबर 17 है, द फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन दिए और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला पूछा है, ये पूछा है और 4 ऑप्शन दिए हुए। पहले ऑप्शन में पाई आर क्यूब एल, ऑप्शन बी में पाई आर स्क्वायर एल, ऑप्शन सी में 4/3 पाई आर क्यूब, और यही ऑप्शन है। ऑप्शन डी में 3/4। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपको पता है वर्ड है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 3D। तो 3 डायमेंशन होनी चाहिए। यहां पर तो 4 डायमेंशन आ गई, 3 इसकी 1 इसकी, ये तो गलत। यहां पर 3 डायमेंशन है, ये सही फार्मूला है, लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है। ऐसा ना हो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाए इस दफा। से खाली एक एमसीक्यू से एक नहीं पढ़ेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एल आंसर है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और ये लेंथ ऑफ सिलेंडर है। यहां तक लेंथ ऑफ सिलेंडर है और ये सर्किल है ऊपर का पार्ट, तो ये पाई आर स्क्वायर है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है, पाई आर स्क्वायर है। और सर्किल 2 डायमेंशन होता है। जो मैं मार्कर लिख रहा हूं वो भी मार्कर लिख रहा हूं, अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिक हो, यूनिफॉर्म हो, तो ये सिलेंडर है। तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये इसकी लेंथ है। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर 3D है, सर्किल 2D है। सर्किल 2 डायमेंशन है, इसका सिर्फ एरिया होता है और वो पाई आर स्क्वायर होता है। और स्फीयर 3 डायमेंशन है। जो 3 डायमेंशन होता है उसका वॉल्यूम भी होता है, उसका एरिया भी होता है। इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है और इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसा ना हो कि स्फीयर का एरिया आ जाए, तो इसको टिक करना है। और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। और सर्किल का वॉल्यूम होता ही नहीं है, सर्किल 2D है। सर्किल का खाली क्या होता है? एरिया होता है और वो पाई आर स्क्वायर होता है। सर्किल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। और 18 एमसीक्यूज है हमारे पास। व्हेन वाटर इज चेंज इनटू आइस, अगर वाटर आइस में तब्दील हो जाए तो आपको पता है इट एक्सपेंड, वो फैल जाता है। आपने फ्रिज के अंदर कभी बॉटल में पानी भरकर डीप फ्रीजर में रख के उसे फ्रीज करा होगा, तो जब उसमें आइस जम जाती है तो बॉटल फूल जाती है। और इसी को कहते हैं पानी का बेतरतीब फैलाव। हर चीज ठंडा करने पे सुकड़ती है, पानी भी सुकड़ता है। पानी भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ठंडा करने पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसलिए पानी की मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ये एमसीक्यूज आ जाएगी। लेकिन जैसे ही 4 से नीचे करते हैं आप टेम्परेचर 3, 2, 1, 0, पानी फैलना शुरू कर देता है। और इसी को कहते हैं एनएमएलएस, एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वाटर का बेतरतीब फैलाव। तो जब पानी क्या होता है, आइस में कन्वर्ट होता है तो फैलना शुरू कर देता है। आ रही है बात समझ में? तो आंसर दिए हुए थे ऑप्शन में, इट एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकम्स लाइटर, बिकम्स हैवियर। मास तो उतना ही है,
तो ना लाइटर हुआ ना हैवियर। बॉटल में तो पानी भर के मैंने बंद करके रख, है ना, फ्रीजर में रख दी, तो मास तो वही है, तो हैवियर भी नहीं हुआ, लाइटर भी नहीं हुआ। तो अब या तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या एक्सपेंड हुआ है। तो मैंने कहा बॉटल फूल गई थी तो एक्सपेंड हुआ है, तो आंसर है एक्सपेंड। लास्ट एमसीक्यू है, सही है, 2018 की। इन एन स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, कह रहा है स्प्रिंग में जो एसएचएम होती है, एसएचएम का मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो डैश की वजह से होती है। और इन्होंने ऑप्शन दिए हुए काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। मसलन एक स्प्रिंग को हमने क्या करा, इसका एक एंड यहां से बांध दिया और उससे एक बॉल यहां पर लगाकर, फिर मैं अगर इस पर एक फोर्स लगाकर इसको खींचकर यहां वाली फिगर में यहां तक ले आऊं, तो जैसे ही मैंने इस पर अप्लाई करी है फोर्स, तो इस स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो गया। अगर मैं हाथ से स्प्रिंग छोड़ दूं तो वो रीस्टोरिंग फोर्स इसको इधर ले जाएगी और वो यहां लाके रोकेगी नहीं और कंप्रेस कर देगी, तो फिर ये अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करने लगेगा, सही है ना। और ये स्प्रिंग जो जिससे एक मास अटैच है और उसका एक एंड, सही है ना, सस्पेंड हुआ है, तो वो एसएचएम प्रोड्यूस करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये एसएचएम किसकी वजह से होती है? इन्होंने 4 ऑप्शन दिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, वेट ऑफ स्प्रिंग, मास ऑफ स्प्रिंग, रीस्टोरिंग फोर्स। कितना जबरदस्त एमसीक्यू है या नहीं? है या नहीं? जिस बच्चे ने ना पढ़ा हो वो भी इसका सही आंसर दे सकता है। कहते सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसे दे सकता है कोई आंसर इसका बगैर पढ़े? वो भी 9th और मैट्रिक का बच्चा, और वो भी हमारा अपना। मैंने कहा जी बिल्कुल, अगर थोड़ा सा सेंस हो। सही है। विदाउट फोर्स मोशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी चीज अगर हरकत में है, पंखा चल रहा हो या आप चल रहे हो या गाड़ी चल रही हो, इसका मतलब एक फोर्स अप्लाई हो रही है। समझ में आ गई बात? तो जिसको पता है कि एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है तो फोर्स में ही जाएगा आंसर में। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी है, ये फोर्स का सब है ना, ये मोशन का सबब नहीं बनती, सही है ना। फोर्स की वजह से मोशन हो सकती है, सही है। ये क्रॉस मास, मास का यूनिट केजी होता है, सेंस यूज करना है। 2 चीजें, ये वेट एक फोर्स है और रीस्टोरिंग फोर्स है, तो इन 2 में से एक आंसर है। और जो मेरी फिगर है वो हॉरिजॉन्टल मोशन में, वेट वर्टिकली एक्ट करता है, तो ये ऑप्शन भी गया, तो रीस्टोरिंग फोर्स। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। टाइम कम है, इस वीडियो को अगर पसंद आए और लोगों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। काफी मेहनत करनी पड़ रही है इसको बनाने के लिए, ठीक है। शुक्रिया बहुत बहुत। अब हम 2017 का पेपर करेंगे।